प्रकाश तरंग क्लास 10। इससे पहले हम लोग वीडियो में लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। ये प्रकाश लेसन का आखिरी वीडियो है। इसमें प्रकाश तरंग के हिसाब से किस तरह काम करता है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चित्र में देखो, ये ग्राफ है। ग्रीन कलर में जो है वो चुंबकीय फील्ड जो है किस तरह परिवर्तित हो रहा है वो दिखाया जा रहा है, और जो ऊपर से नीचे ग्राफ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युतीय क्षेत्र किस तरह परिवर्तित हो रहा है दिखाया जा रहा है। सामने x दिशा में ये विद्युत चुंबकीय तरंग आगे बढ़ रही है। इसका मतलब इस तरंग के तीनों साइड्स इम्पॉर्टेंट हैं। x एक्सिस में ये तरंग जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युतीय क्षेत्र है ऊपर से नीचे की ओर, और दाएं बाएं की तरफ दोलन है चुंबकीय क्षेत्र का। विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं। विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रवाह के लिए किसी पदार्थीय माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक जब पहुंचता है तो बीच में कोई माध्यम नहीं है, वायु भी नहीं है, तो भी वो पहुंच जाती है। इसके बाद सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग एक ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, मतलब जिस दिशा में तरंग जाती है उसके 90 डिग्री में कंपन होता है। यहाँ पर जिस x एक्सिस में विद्युत चुंबकीय तरंग जा रही है तो y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड वो उससे 90 डिग्री में है, कंपन हो रहा है, और z एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड वो भी उससे 90 डिग्री में है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का कंपन हो रहा है। नेक्स्ट है, इन तरंगों का परावर्तन एवं वर्तन होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पढ़ के लौट भी आती है, और कभी कभी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हुए दिशा का परिवर्तन होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने से तरंग के वेग एवं तरंग लंबाई में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। हर तरंग की एक आवृत्ति होती है, मतलब 1 सेकंड में कितना बार कंपन कर रहा है वो नहीं बदलता है, लेकिन प्रकाश का वेग बदल जाता है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। तरंग लंबाई भी बदल जाती है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार। सबसे पहले गामा किरण, फिर एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट इंग्लिश में बोलते हैं, दृश्य किरण, विजिबल लाइट, इसमें 7 रंग विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और रेड के बाद इंफ्रारेड जिसे हिंदी में अवरक्त किरण कहते हैं, और उधर वायलेट के पहले अल्ट्रावायलेट था जिसे पराबैंगनी किरण नाम दिया गया था। इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव किरण, उसके बाद रेडियो तरंग। ये विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार हैं। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो आवृत्ति बढ़ेगी, मतलब सबसे अधिक आवृत्ति जो है वो है गामा किरण की, सबसे कम रेडियो तरंग की, और इसका ठीक उल्टा है तरंग लंबाई के लिए। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत, उपयोग एवं उनसे नुकसान। ये जो चार्ट दिया हुआ है इसे अच्छे से पढ़ लेना है, ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले गामा किरण, ये रेडियो सक्रियता से तैयार होती है। ये रेडियो सक्रियता उसका स्रोत है। इसे हम लोग रेडियो सक्रियता को बाद में एक लेसन के हिसाब से पढ़ेंगे। कैंसर के उपचार में उपयोग होता है। अत्यधिक स्किन पे पड़े तो स्किन के लिए बहुत हानिकारक है। सबसे अधिक भेदन क्षमता इसकी है। ये चर्म रोग तो ज़रूर कर सकता है। इसके बाद है एक्स किरण, एक्सरे। उच्च गति से इलेक्ट्रॉनों को अगर एक धातु के साथ टकराएं तो फिर एक्स किरणों का उत्पादन होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि हड्डी टूटने की जानकारी एक्सरे करवाते हैं, तो वहाँ पर फिर एयरपोर्ट्स में अगर कोई चीज़ कोई छुपा के ले जाए कोई मेटल को,
तो स्कैनर के द्वारा, एक्सरे स्कैनर के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। इससे भी चर्म रोग हो सकता है अगर अत्यधिक स्किन पे पड़े तो। फिर पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण। अल्ट्रावायलेट किरण सूर्य से तो आती ही हैं, इसे आर्क लैंप से भी बना सकते हैं। ये कीटाणुनाशक है और ये विटामिन डी का निर्माण करता है। एक्वागार्ड में यूवी लाइट कीटाणुनाशक का काम करता है और हमारे स्किन पे अगर पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रेज पड़े तो विटामिन डी तैयार होगा। इसीलिए कहते हैं धूप में रहने से विटामिन डी बनता है। और लेकिन अत्यधिक पड़े, ज़्यादा स्ट्रांग पड़े तो चर्म रोग होगी, इससे भी होंगे, स्किन कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है दृश्य किरण, जो किरणों को हम लोग देख सकते हैं। देखो इन सभी 7 तरह की किरणों में सिर्फ दृश्य किरणों को देख सकते हैं, बाकी बहुत तरह की किरणें हैं, 1 से लेकर 7 जितने भी किरणें, इसमें सिर्फ दृश्य किरणों को ही देख सकते हैं। इसका उत्पादन सूर्य द्वारा होता है। ज्वाला मतलब कोई आग हो तो वहाँ पर एलईडी लाइट, ट्यूब लाइट, बल्ब इत्यादि। इसका उपयोग दृष्टि के लिए, देखने के लिए, दृष्टि फोटोग्राफी, हम लोग जो विजिबल फोटोग्राफी है, कोई चीज़ देख रहे हैं फ़ोटो के लिए। फिर प्रकाश संश्लेषण, जानते हो इस रोशनी से, सूर्य की रोशनी से पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल द्वारा। फिर सोलर सेल, इस रोशनी से, सूर्य की रोशनी से सोलर सेल से करंट बना सकते हैं। उसके बाद इसका कोई नुकसान अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है। अवरक्त किरण मतलब इंफ्रारेड किरण, ये सूर्य से तो मिलती ही हैं और गर्म लाल वस्तुओं में भी ये होती हैं अवरक्त किरणें। ये नाइट विजन फ़ोटो के लिए काम में आती हैं। नाइट विजन का मतलब अगर रात अंधेरे के टाइम में भी अगर तुमको कुछ देखना है, जैसे स्कूल का जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें अगर लाइट ऑफ कर दिया जाए तो भी दिखाई देगा, ब्लैक एंड वाइट सा एक फ़ोटो नज़र आता है, उसमें इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं, उसके द्वारा नाइट विजन से सब कुछ हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या फ़ोटोज़ हैं। डार्क रूम में फ़ोटोग्राफी, जहाँ पे फ़ोटोज़ वॉश किए जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया जाता है, वहाँ पर एक इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और टीवी के रिमोट से भी ये किरणें निकलती हैं। ये किरणें अत्यधिक त्वचा पे पड़ें तो त्वचा को झुलसा देंगी। नेक्स्ट है माइक्रोवेव किरणें, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बनती हैं और इसका उपयोग सैटेलाइट्स करते हैं। माइक्रोवेव ओवन, आजकल माइक्रोवेव ओवन का बड़ा चलन चला है कि जहाँ पे खाना बना सकते हो, केक बना सकते हो, पिज़्ज़ा बना सकते हो, तो उसमें भी ये माइक्रोवेव किरणें दी जाती हैं। उसके बाद रेडार, अगर किसी जहाज़ को दूसरे जहाज़ के बारे में जानना है, चाहे वो हवाई जहाज़ हो या जल जहाज़, तो फिर वो लोग रेडार का इस्तेमाल करते हैं, उनमें इन तरह की किरणों का उपयोग होता है। और आखिरी है रेडियो वेव, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। टीवी, रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा ये उत्पन्न होता है और इसका उपयोग करते हैं टीवी, रेडियो, मोबाइल इत्यादि। इनसे भी कोई नुकसान अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है। तो तुम लोगों को दिखेगा कि जितना ऊपर होगा इस लिस्ट में ज़्यादा नुकसान है, जितना नीचे आते जाओगे नुकसान कम है। नेक्स्ट है प्रकाश, जो है वो 2 तरह का है, एक है मोनोक्रोमैटिक और एक है पॉलीक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है एक रंग का प्रकाश, जैसे उसके बारे में बाद में आते हैं। पॉलीक्रोमैटिक है एक से अधिक रंगों का मिश्रण, एक रंग का प्रकाश जैसे लाल, नीला आदि, जिसमें एक ही तरंग लंबाई की किरण होगी, वो मिक्सचर नहीं है। एक चित्र देखो, यहाँ पे प्राइमरी कलर्स दिए हुए हैं, ये भी मोनोक्रोमैटिक ही हैं। एक है रेड, फिर है ग्रीन और है ब्लू। ये तीनों प्राइमरी कलर्स हैं, इनसे बाकी सब कलर बना सकते हो, RGB। तो ये जो कलर्स हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब एक रंग के प्रकाश हैं, मतलब इनमें एक तरंग लंबाई है, कोई मिक्सचर नहीं है। लेकिन एकाधिक रंग के मिश्रण अगर हो पॉलीक्रोमैटिक, तो जैसे भूरा, गुलाबी आदि, देखो ये येलो, ये रेड और ग्रीन मिला के है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं मैजेंटा, तो वो रेड और ब्लू मिला के होता है। ग्रीन और ब्लू मिला के सायन होता है और सब कुछ मिला के वाइट होता है। तो वाइट जो है, येलो, मैजेंटा, सायन, ये सब पॉलीक्रोमैटिक है और रेड, ग्रीन, ब्लू ये मोनोक्रोमैटिक है। नेक्स्ट है अपारदर्शी वस्तुओं का रंग, जिससे लाइट आर पार नहीं जाती है, वैसी वस्तुओं का रंग हम लोग कैसे समझते हैं। मान लो गुलाब का फूल, इस गुलाब के फूल पर अगर वाइट लाइट पड़े तो मतलब विबज्योर पड़ रहा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर पड़ रहे हैं, तो ये रेड छोड़ के बाकी सभी को अवशोषित कर लेता है।
सिर्फ रेड को वापस भेजता है, इसीलिए इसका रंग रेड नज़र आता है। लेकिन मान लो कि वही गुलाब का फूल और इस बार हम लोग सिर्फ ब्लू लाइट दें, मतलब वायलेट इंडिगो को काट दिए, ग्रीन येलो ऑरेंज को काट दिए, सिर्फ ब्लू को भेजें, तो हम लोग जानते हैं कि ये वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज इन सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, तो जाहिर है कि ब्लू को अवशोषित कर देगा, तो वापस कोई रंग नहीं भेजेगा, इसलिए ये ब्लैक नज़र आना चाहिए, कुछ इस तरह। उसके बाद पारदर्शी वस्तुओं का रंग। मान लेते हैं एक ऐसा वस्तु है जैसे कांच, एक लाल कांच है, इससे लाइट आर पार जाती है, तो इधर भी वाइट लाइट जब आ रहा है तो विबज्योर है, तो वो सातों रंग को अवशोषित कर लेगी, सिर्फ लाल को पास होने देगी, तो इसीलिए यहाँ पे रेड नज़र आएगा। लेकिन अगर इस पर हम लोग सिर्फ ब्लू कलर दिए, मतलब वायलेट इंडिगो ग्रीन येलो ऑरेंज रेड को काट दिए, सिर्फ ब्लू को भेजे, तो ऑब्वियसली ये ब्लैक नज़र आना चाहिए, कुछ इस तरह, क्योंकि बाकी सब रंगों को अवशोषित कर लेता है, तो जाहिर सा बात है ब्लू को भी अवशोषित कर ही लेगा ये, तो ये सिर्फ रेड को ही पास कर सकता है। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका मतलब है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब अगर लाइट पड़े ऐसे माध्यम पर, तो वो जो छोटे छोटे कण हैं वो प्रकाश की किरणों को बिखेर देते हैं, बिखेरने का मतलब स्कैटरिंग, तो उसी को स्कैटरिंग कह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है कि आसमान दिल में नीला क्यों नज़र आता है। देखो ये डायग्राम में, इस डायग्राम में सूर्य, पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, तो इसमें जो अभी एरो दिया गया, इसको देखो, जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है सूर्य की तरफ, तो इधर वायुमंडल के अंदर प्रकाश जो है कम दूरी तय की है, और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, वो ब्लू लाइट का ज़्यादा होता है और रेड लाइट का कम होता है। मतलब जितना तुम बाहर की तरफ, वायलेट इंडिगो ब्लू इन सब का ज़्यादा होता है और ऑरेंज रेड वो सब का कम होता है, स्कैटरिंग या बिखरना या प्रकीर्णन। तो इसके कारण, क्योंकि सबसे ज़्यादा नीला फैल रहा है वायुमंडल के धूल कण के कारण, इसीलिए आसमान नीला नज़र आता है। तो जहाँ एक आसमान, जो तुम लोग जानते हो, वायुमंडल के कुछ स्तरों के बाद वायुमंडल में धूल कण बहुत कम है, गैसेस बहुत कम है, तो इसीलिए वहाँ पर नीलापन नहीं रहता है। लेकिन नीचे की तरफ क्षोभ मंडल में वायु जो है ये सबसे ज़्यादा घनत्व है, यहाँ पर स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर आसमान जो है वो नीला नज़र आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आसमान सुबह और शाम को लाल क्यों नज़र आता है। तो देखो जो ऊपर वाला लाइन है, उधर सुबह के टाइम पर देखो, यहाँ पर इस चित्र में जो नीचे वाला पोजीशन था वो है इस आदमी के, जो यहाँ पर खड़ा रहेगा इस सीध में, उसके लिए दिन का समय है, और जो ऊपर से लाइट जा रही है वो जिस व्यक्ति तक पहुँचेगी उसके लिए ये सुबह का समय है, क्योंकि सूर्य डाउन है। तो उस क्षेत्र में देखा जा रहा है कि वायुमंडल के अंदर देखो ज़्यादा लंबाई तक प्रकाश की किरणों को जाना पड़ रहा है। ऐसे में जितना भी नीलापन है वो पहले ही बिखर जाता है, और जो बच जाता है व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो है लाल, क्योंकि बाकी रंग जो हैं वो बिखर जाते हैं, लाल बच जाता है। तो इसीलिए आसमान सुबह और शाम को लाल नज़र आता है और दिन के टाइम पर नीला नज़र आता है। डेंजर सिग्नल जो है वो हमेशा रेड होता है, इसी कारण से, क्योंकि ये रेड कलर स्कैटरिंग सबसे कम होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम, वो बिखरता सबसे कम है, इसका मतलब ज़्यादा दूरी तक वो पहुँचेगा। फॉग लाइट येलो होते हैं, फॉग लाइट भी रेड होने चाहिए थे, लेकिन हमारी आँखें जो हैं वो येलो के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। हम लोगों ने पीके सिनेमा में देखा होगा कि हेलमेट एक्टर ने येलो का पहना था, इसका मतलब है दूर से नज़र आता है। क्यों? मानव के जो आँखें हैं वो येलो लाइट के लिए ज़्यादा संवेदनशील है। उसके बाद है क्लाउड्स, मतलब बादल। बादल जो हैं वो सफ़ेद नज़र आते हैं, वो लेकिन नीले नज़र नहीं आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बादल के अंदर जो कण हैं वो बड़े बड़े कण हैं, और जितने बड़े कण होते हैं वो स्कैटरिंग उतना कर नहीं पाते हैं, इसीलिए आसमान जो है
वो नीला है, लेकिन बादल जो है वो सफ़ेद रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो कण हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि उसमें स्कैटरिंग का असर उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। नीला और लाल का जो स्कैटरिंग है वो ज़्यादा अलग अलग नहीं, लगभग एक जैसा ही होता है, इसीलिए लगभग आसमान में जो सब बादल हैं वो सफ़ेद नज़र आते हैं। तो यहाँ तक रहा प्रकाश के बारे में, और इससे ये प्रकाश लेसन ख़त्म होता है। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी अगर प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ सकते हो। धन्यवाद।